हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम देख रहे थे हाइड्रोक्सी एसिड्स, उसकी हमने निर्माण की अभिक्रियाएं टॉपिक शुरू कर रखा था। उसमें से कुछ अभिक्रियाएं हम देख चुके थे और जो बाकी बची हुई वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये रिएक्शन वैसे आप 12th में भी देख चुके होंगे, ठीक है। आज हम दोबारा इसको देख रहे हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है? एल्डिहाइड लिया है। यहाँ पर कीटोन भी ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे करवाई जाती है? अल्फा हेलो एस्टर से। किससे रिएक्शन करवाते हैं? अल्फा हेलो एस्टर। हेलो, अल्फा हेलो कैसे हुआ? ये कार्बन कैसा है? अल्फा, क्योंकि ये एक क्रियात्मक समूह से क्या जुड़ा हुआ है? सीधा जुड़ा हुआ है। और अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन, इसलिए से क्या कहेंगे? अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है। ये एस्टर है, आपको दिखाई दे रहा है एस्टर का क्रियात्मक समूह। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर से करवाकर किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोक्सी एसिड्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर से जिंक की उपस्थिति में करवाने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का प्राप्त मिल जाता है। देखो कैसे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये है हमारे पास में अल्फा हेलो एस्टर और ये क्या है? जिंक। तो इस जिंक का इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बंध है, इसके बीच में इसका इंसर्शन हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा? यहाँ क्या बन गया है? ZnBr। CH2 और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड था, वहां जिंक का क्या हो गया? इंसर्शन हो गया, समावेशन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में इसका किस पर अटैक होगा? कार्बोनिल कंपाउंड पर। जहां यह क्या किया है हमने? एल्डिहाइड। हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, ये जो CO बॉन्ड है, इसमें ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? कार्बन से ज्यादा। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर तो क्या जाएगा? माइनस चार्ज, और कार्बन पर क्या जाएगा? प्लस चार्ज, ठीक है। और उसी साथ में CH2 ZnBr के बीच में जो बॉन्ड होगा, तो इसमें ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चले जाएंगे? CH2 की ओर, क्योंकि धातु तो क्या है? इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती, ठीक है। धनावेशित होना चाहती है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा Zn+Br में। जबकि ये CH2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चेंज हो जाएगा? CH2 माइनस में। हमें पता है कि माइनस वाला प्लस पर चार्ज अटैक करता है और प्लस वाला माइनस पर अटैक करता है। तो ये जो Zn+Br है, ये तो कहाँ अटैक करेगा? O- पर, और क्या बना लेगा? OZnBr। और ये जो CH2 माइनस बना, ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि क्या है? धनावेशित। तो यहाँ देखो, ये कार्बोनिल कार्बन है, इस पर तो क्या जुड़ गया? CH2CO और C2H5, जबकि जो O- था उस पर क्या जुड़ गया है? ZnBr, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो जिंक का समावेशन हो रहा है, और वहीं जो दूसरे स्टेप है, उस स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन संपन्न हो रही है, ठीक। आगे देखिए, जब ये मध्यवर्ती उत्पाद मिलेगा तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। इसका हम क्या करेंगे? जलयोजन करेंगे। तो ये OZnBr किसमें चेंज हो जाएगा? OH में। आगे हम फिर दोबारा इसका क्या करेंगे? जलयोजन करेंगे। जलयोजन करने पर जो ये एस्टर ग्रुप है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? एसिड में, ठीक है। ये जो प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस की, वही यहाँ संपन्न होती है कि एस्टर का जब दोबारा जलयोजन करेंगे तो जो एस्टर है वो किसमें चेंज हो जाएगा? एसिड में। और हमें उत्पाद के रूप में क्या मिल जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। तो इस तरह ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन द्वारा हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एल्डोज।
नेक्स्ट है हमारे पास में हेड्रोज है। इसमें क्या होता है, 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 मोल के लिए एसिटेल्डिहाइड, इन दोनों मोल की जब रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन इस तरह से संपन्न होती है। ठीक है, फर्दर इसका क्या करवाया जाएगा, ऑक्सीकरण करवाया जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि 2 मोल लिए हमने कार्बोनिल कंपाउंड के, और कार्बोनिल कंपाउंड की तरह 2 मोल लेकर उन्हें इस तरह रिएक्शन हुई। आगे हमने इसका करवाया ऑक्सीकरण, सीमित ऑक्सीकरण करवाएंगे हम, तो ये जो एल्डिहाइड है किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में। तो इस तरह से हमें हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाएगा। देखो यहां पर जो 2 मोल हमने लिए थे उसमें से देखो क्या संपन्न हुआ है, ये देखते हैं यहां पर ये 1 मोल है, ये तो काम करेगा इस तरह, और ये जो दूसरा मोल है इसमें से ये H+ यहां से हटेगा और ये CS2- में चेंज हो जाएगा, CS2- में हटे कर देगा और ये H+ कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। इस तरह ये तो किसमें चेंज हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल में। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी एसिड के सामान्य गुणधर्म की। तो देखो हाइड्रोक्सी एसिड जो होता है उसमें देखो एक तो OH ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है। दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाने वाले। तो एक तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड इसमें अगर जब OH और COOH दोनों ही ग्रुप है तो जो रिएक्शन संपन्न होगी वो कैसी होगी, हो सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में OH और COOH दोनों ही ग्रुप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, या हो सकता है कि सिर्फ एक ही ग्रुप भाग ले, या तो OH ही ले या फिर COOH ही ले, अर्थात या तो हाइड्रोक्सी ले या फिर कार्बोक्सिलिक ले। तो इस तरह इसकी विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस होगी जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इस पर ऊष्मा का प्रभाव, कि जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। तो देखो ऊष्मा का प्रभाव, ये हमारे पास में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, और यहां हमने इसको कुछ टेम्परेचर दिया है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यहाँ टेम्परेचर का जो इफेक्ट देखा जाता है उसमें ये होता है कि इसके 2 मोल आपस में रिएक्शन करके लेक्टाइड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, लेक्टाइड का। देखते हैं कैसे, कितने मोल काम करेंगे इसमें, 2 मोल। देखो कैसे, ये देखो यहां से H2O निकल जाएगा, इसी तरह यहां पर भी क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और हमें इस तरह की संरचना मिलेगी। ठीक है, इस तरह अल्फा हाइड्रोक्सी क्या है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके 2 मोल आपस में रिएक्शन करके ये चक्रीय संरचना बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम लेक्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेक्टाइड कहा जाता है। समझ में आई बात, हमने यहाँ पर इसे तो यहाँ सीमित कर दिया। अगर मैं इसकी जगह ये लेती CH4 तो क्या हो जाता है, यहाँ पर CH4 हो जाता, यहाँ पर भी क्या हो जाता, CH
आर हो जाता तो वहां पर भी CH आर हो जाता। ठीक है, आर में हम कितनी बड़ी श्रृंखला ले सकते हैं या फिर हम इसमें हाइड्रोजन जोड़कर इसको यहीं सीमित कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल ऊष्मीय प्रभाव में चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। दो मोल आपस में रिएक्शन करके H2O निकल जाता है और ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं, हम लेप्टाइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ये तो था अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारे पास में है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, देखिए पहले बीटा हाइड्रोक्सी है ना, ये अल्फा ये बीटा, देखिए बीटा का OH इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। इसमें ऊष्मा का जो प्रभाव होता है उसमें क्या होता है, यहां से जल का एक अणु निकल जाता है और हमें मिल जाता है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे देखिए, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। किसके कारण, इसके माइनस आई प्रभाव के कारण। ठीक है, तो यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा और यहां से जल का अणु निकलकर इस तरह से हमारे पास में अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसको छोड़कर यहां से H+ निकलेगा, नहीं, यहाँ पर जो H+ है वो लेस रिएक्टिव है, जबकि अल्फा कार्बन का जो H हाइड्रोजन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए यहां से H+ निकलेगा और ये हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, इसलिए इसे क्या कह दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं गामा और डेल हाइड्रोक्सिक एसिड की। देखिए गामा एंड डेल हाइड्रोक्सी एसिड पर किसका इफेक्ट, ऊष्मा का प्रभाव। देखो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये गामा हाइड्रोक्सी है। अब हम इसमें ऊष्मा का प्रभाव देख रहे हैं। देखिए इसमें ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है। मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है। ये देखो, सॉरी एक CH2 छूट गया है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है और इससे गामा का ये OH है और इससे जुड़ा हुआ ये CH3। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा, हमें पता है कि यहाँ पर चक्रीय संरचना का निर्माण होगा, इसीलिए मैंने इसको इस तरह व्यवस्थित कर दिया है कि COOH, CH2, CH2OH। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, ये H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा और ये H2 निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पर लेप्टॉन। क्या मिलेगा, लेप्टॉन। अल्फा में क्या मिलता था, लेप्टाइड, और ये क्या है, लेप्टॉन। देखिए ये वही COOH है, ये वही CH2 है, अल्फा वाला, ये बीटा वाला, ये गामा वाला CH और ये CH2। यहाँ से OH था और यहाँ COOH था, एक जल का अणु निकल गया और इस तरह से लैक्टोन का निर्माण हो जाता है।
जब हम बात करेंगे डेल हाइड्रोक्सी एसिड की, तो डेल हाइड्रोक्सी एसिड में भी इसी तरह जल का अणु निकलता है और जल के अणु के निकलने के बाद वहां भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है। होगा क्या, जिस तरह ये यहाँ CH2 से जुड़ा CH से जुड़ा हुआ है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला CH कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अर्थात जहां भी देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रही है, वहीं अगर हम डेल हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो वहां पर हमें क्या मिलेगी, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, लेकिन दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये है हाइड्रोक्सी एसिड पर ऊष्मीय प्रभाव। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है उसे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।